हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेम स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था, आज हम लोग टॉपिक लेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये टॉपिक किसका है? ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, जो 12th में हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके नेट के सिलेबस में भी आता है, पेपर 2 कॉमर्स, जिसमें एक सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट और HRM। ये उस सब्जेक्ट का क्या है, ये एक टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद दिस टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर साइंटिफिक मैनेजमेंट को जानने से पहले, ठीक है, बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका ये जो टर्म है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। इसके पहले का कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हमारे कुछ क्लासिफिकेशंस हैं मैनेजमेंट स्कूल के, ठीक है। मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट स्कूल्स, और इसी क्लासिफिकेशन के कुछ क्या होंगे, कंट्रीब्यूटर्स होंगे। क्योंकि जब किसी ने अगर टर्म को क्लासिफाई किया है तो किसी इंसान ने किया होगा, किसी व्यक्ति ने किया होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, तो पहला क्या आता है हमारा, पहला हमारा क्लासिकल अप्रोच आता है। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच में 3 स्कूल्स आए थे, 3 मैनेजमेंट स्कूल्स आए थे। पहला था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एंड थर्ड था हमारा ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अब इन तीनों टर्म को किसने दिया था? ठीक है, इसके कंट्रीब्यूटर कौन थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट का तो सबको पता है, टेलर थे, FW टेलर। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के कौन थे? फ्योल थे, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिया था, हेनरी फ्योल सर। और ब्यूरोक्रेसी के कौन थे? मैक्स वेबर थे। ठीक है, ये हमारा क्लासिकल अप्रोच है। इसी तरह से हमारा बिहेवियरल अप्रोच भी है सेकंड में। बिहेवियरल अप्रोच भी को किन्होंने दिया था? इसमें 3 स्कूल्स हैं। एक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आ जाता है, फिर बिहेवियरल साइंस अप्रोच आ जाता है, लास्ट हमारा क्या आता है, मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल है तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, ये ओरिएंटल होगा। ठीक है, ओरिएंटल बोल सकते हो आप, कन्वेंशनल बोल सकते हो, ट्रेडिशनल बोल सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है, इसके टर्म है क्लासिकल अप्रोच के। ये सारे टर्म्स आप बोल सकते हो। अगर एग्जाम में ओरिएंटल अप्रोच भी आएगा, कन्वेंशनल अप्रोच भी आएगा, तो घबराना नहीं, ये सारे के सारे क्या है, क्लासिकल अप्रोच के सिनोनिम्स है। ठीक है, क्लासिकल मतलब क्या होता है, बहुत पुराना, ट्रेडिशनल। ओरिएंटल मतलब भी क्या होता है, बहुत पुराना। कन्वेंशनल भी बहुत पुराना। ट्रेडिशनल मतलब पुराना। तो ये तीनों के तीनों टर्म्स किससे रिलेट करते हैं, क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, यहाँ से हमारा आया साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट कहाँ से आया, क्लासिकल अप्रोच से आया, साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसको किन्होंने दिया था, इसको फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर ने दिया था। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते। ये क्लासिकल जो थ्योरी है, क्लासिकल अप्रोच है, ये क्यों आया गया? ये इसलिए आया गया क्योंकि क्लासिकल अप्रोच का जो फाउंडेशन है, ठीक है, जो हमारा मैनेजमेंट थॉट का फाउंडेशन कहाँ से आया, क्लासिकल अप्रोच से आया। ठीक है, मैनेजमेंट थॉट अगर हम बोले एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में, तो ये क्या है कि मैनेजमेंट की शुरुआत हुई। ठीक है, इनिशियल स्टेज
जो है हमारा, वो हमारा स्टार्ट हुआ मैनेजमेंट थॉट। यहीं से हमारे बाकी सारे प्रिंसिपल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स, मेथड्स, वेज, सारे के सारे कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ये मैनेजमेंट थॉट से ओरिजिनेट हुए, जो कि हमारा क्लासिकल अप्रोच। ये क्या, एक फाउंडेशन है, बेस है, ठीक है। जैसे घर को बनाते हैं तो घर की नींव क्या होती है, ईंट होती है, ईंट से ही ना घर बनता है, तो बेस क्या होता है, मेरा ईंट होता है। वैसे ही सिंपली मैनेजमेंट का जो बेस क्या था, क्लासिकल अप्रोच, ये क्या था, एक फाउंडेशन था, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। और ये किस लिए हुआ था, ये मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए था, कि हम नए नए मेथड्स यूज़ करेंगे, नए नए टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, मेरा फर्म, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ होगा एज वेल एज डेवलपमेंट होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है मेन, अब ये समझ में आ गया आपको कि ये कहाँ से आपका आया, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्लासिकल अप्रोच से आया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, और किन्होंने दिया है, FW टेलर ने दिया है। चलिए अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किन्होंने दिया था, फ्रेडरिक विंस्लॉ टेलर ने दिया था। एवरीबॉडी नोज दैट। ये कहाँ के थे, ये USA के थे। और कब दिया था, इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। फिर इस टर्म को इन्होंने तो दिया था, इन्होंने इस टर्म को इमर्ज किया था, नाम दिया था, लेकिन फर्दर कैरी फॉरवर्ड किन्होंने किया था, फर्दर कैरीड बाय फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ। इन्होंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया था, आगे ले गए थे इस टर्म को, ठीक है। चलो अब टेलर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, ये बताता है कि जो फर्म में, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो मेन हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, किस ढंग से काम कर रहे हैं, और कितना एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट यही बताता है। इट इज़ कंसर्न्ड विथ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। आप क्या चाहते हो कि आदमी लोग, आपके एम्प्लॉयज़ क्या काम करें, और फिर उसके बाद ये भी देखना कि वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज़ सेड बाय फ्रेडरिक विंस्लॉ टेलर, ठीक है। इट इज़ कंसर्न्ड with knowing exactly what you want men to do, and then see that they do it in the best and cheapest way or not. In the best and cheapest way or not. साइंटिफिक मैनेजमेंट का यही था डेफिनेशन, कि ये बताता है कि आप क्या चाहते हो, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो बंदे हैं, क्या काम करें, और ये भी देखना कि वो जो काम कर रहे हैं वो एफिशिएंसी के साथ, वो चीपेस्ट मेथड यूज़ करके वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू टेलर। बट उन्होंने रिसर्च किया, ठीक है, मैंने रिसर्च, तो क्या पाया उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो मेन जो कॉज है इनएफिशिएंसी और वेस्टेज का, उन्होंने ये तो नहीं देखा कि क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि काम तो उन्होंने बता दिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि ये काम करना है, बट वो लैग बिहाइंड कर गए ये देखने से कि वो लोग चीपेस्ट वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने फाइंड आउट किया, उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने रिसर्च में ये रिजल्ट निकला कि
जो फैक्ट्रीज में जो वेस्टेज और इनएफिशिएंसी हो रही है वो किस वजह से हो रही है? मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के इग्नोरेंस की वजह से हो रही है, ठीक है। दैट इज जो उन्होंने अपने रिसर्च में क्या फाइंड आउट किया कि इनएफिशिएंसी हो रही है और साथ ही साथ वेस्टेज हो रहा है, और ये किस वजह से हो रहा है? ये इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है और जो मैनेजमेंट में जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो ध्यान नहीं दे रहे। ना ही मैनेजमेंट वर्कर्स पे ध्यान दे रहा है कि वर्कर्स किस ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, ना ही वर्कर्स को कोई मतलब है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकाल के अपने ओनर को देना है, अपने कंपनी को देना है। सो दोनों के इग्नोरेंस की वजह से क्या हो रहा था? इनएफिशिएंसी हो रही थी, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हो रहे वेस्ट हो रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने निकाला, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स निकाला और उसके क्या निकाले? उसके कुछ टेक्निक्स निकाले, ठीक है। तो इन प्रिंसिपल्स में क्या बात कही गई है? पहला क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड सेकंड क्या था हमारा? टेक्निक्स था, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कुछ प्रिंसिपल्स निकाले और कुछ टेक्निक्स निकाले, ठीक है। और इस वजह से इनको क्या कहा गया? F.W. टेलर को क्या कहा गया? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? F.W. टेलर को। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेस्ट मेथड निकाला कि आप कैसे इनएफिशिएंसी, इग्नोरेंस, वेस्टेज को आप पीछे छोड़ सकते हो, उसको कम कर सकते हो। दैट इज फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनके प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करिए और कुछ टेक्निक्स दिया है, उन टेक्निक्स को फॉलो करिए, तो आपके कंपनी में ना वेस्टेज होगा, ना इनएफिशिएंसी होगा, ठीक है, और इफेक्टिवली काम होगा, वर्कर्स जो है इफेक्टिवली काम करेंगे। सो हम लोग देखते हैं क्या क्या इनके प्रिंसिपल्स थे एंड सेकंड में क्या क्या इनके टेक्निक्स थे, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा। कुछ हमारे प्रिंसिपल्स है, तो प्रिंसिपल्स देखते हैं। पहला प्रिंसिपल्स क्या था? रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विथ साइंस, या कहीं कहीं किसी किसी आप बुक्स में क्या देखोगे? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। ये क्या बताता है? टेलर ने किस पे एम्फेसाइज किया कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो अप्लाई होना चाहिए किस पे? रिप्लेस करके किसको? रूल ऑफ थंब को। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और साइंटिफिक और ये रूल ऑफ थंब क्या है, ये देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट तो आपको पता है क्या है, ठीक है, कि कुछ मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करेंगे ताकि हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी में हो, ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब है क्या है हमारा? कुछ पुराने मेथड्स, मीन्स जो हमारे ओल्ड मेथड्स होते हैं उनको हम कहते हैं रूल ऑफ थंब। जो ट्रेडिशनल मेथड्स जो चलते आ रहे हैं सालों से सालों, जनरेशन बाय जनरेशन, जिनको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो क्या होता है? रूल ऑफ थंब होता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कर्ता ऑफ द फैमिली, ठीक है, फैमिली का जो कर्ता है वो क्या होता है? चेंज होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स एक ही होते हैं, वही प्रिंसिपल्स वो क्या करता है? फॉलो करते रहता है। सिमिलरली रूल ऑफ थंब क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में? कि जो सेम मेथड, जो सेम टेक्निक से हम काम कर रहे हैं, वही सेम टेक्निक, वही सेम मेथड, वेज हम क्या फॉलो ऑन करते जाएंगे जब तक मेरी कंपनी है, ठीक है। परपीचुअल सक्सेशन जब तक मेरी कंपनी का, तब तक हम वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं। सो टेलर ने ये एम्फसाइज किया कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मॉडर्निटी आ रही है, वैसे वैसे हमें टेक्निक्स को हमें साइंटिफिकली वे में यूज़ करना है ताकि हम काम जल्दी से जल्दी करें, नई नई मशीन्स लेके आएँ और इफ़ेक्टिवली मेरा काम हो, चीपेस्ट वे में हो एज वेल एज इफेक्टिवली हो। तो रिप्लेसिंग क्या? रिप्लेस करना रूल ऑफ थंब को किससे? साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक मैनेजमेंट से रूल ऑफ थंब को क्या करना? रिप्लेस करना, ठीक है।
ये था हमारा फर्स्ट, रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंटिफिक मेथड। होप सो आपको ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, या इसको कहीं कहीं आप ये भी देखोगे हार्मनी इन ग्रुप एक्शन। एनसीईआरटी बुक्स में ये दिया रहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, लेकिन जो हाई लेवल की जो बुक्स है आप उसमें कहीं कहीं ये भी देखोगे हार्मनी इन ग्रुप एक्शन। ये क्या एम्फसाइज करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के साथ, ठीक है, लो लेवल वर्कर्स हो गए, जो एकदम जो सुपीरियर हो गए, जो सबॉर्डिनेट हो गए, तो उनके साथ क्या एक ग्रुप हार्मनी क्रिएट करना। ठीक है, ग्रुप हार्मनी क्या होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बिटवीन होम, बिटवीन वर्कर्स एंड द ओनर ऑफ द कंपनी। जो वर्कर्स हैं और कंपनी के जो ओनर्स हैं उनके बीच में क्या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना कि जो ओनर कह रहा है कुछ काम करने को वर्कर को, तो वर्कर उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो काम करे, लाइबिलिटी बन के वो काम करे। एज वेल एज अगर वर्कर को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है काम में, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को ओनर तक पहुंचाए, ठीक है, हाई लेवल तक पहुंचाए अपने ओनर्स को, ताकि दोनों के बीच में क्या हो, एक तरह का रिपोर्ट बिल्डअप हो, ठीक है, गुड रिलेशन और हेल्दी रिलेशन बिल्डअप हो और एक हार्मनी के साथ काम करें। तो ये होता हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तानाशाही नहीं चलनी चाहिए, हार्मनी के साथ आप काम करिए। अपने वर्कर्स को समझिए कि वर्कर्स को किन चीज़ों की ज़रूरत है, और वर्कर्स को ओनर, कंपनी के ओनर की बातें भी सुननी चाहिए, ताकि कंपनी को वो एक ग्रोथ लेवल तक ले जाए, जो मैक्सिमम आउटपुट है वो उसको निकाल के दे। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यू हैव टू बी वेरी sympathetic as well as empathetic to your workers and vice versa। ठीक है, चल नेक्स्ट अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्या है मेरा, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ठीक है, ये भी सेम है कि कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन अच्छा सा होना चाहिए, हेल्दी रिलेशन हो बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर्स के साथ, ठीक है, क्योस नहीं हो किसी तरह का, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस हो, कोऑपरेशन हो, गुडविल की कंपनी के गुडविल की तरफ ले जाए, वर्कर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल के दे, ताकि कंपनी हमारे के हाई लेवल हाई पोजीशन पे हो। तो वो कब होगा, जब दोनों के बीच क्या होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एज वेल एज द कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये था आपका कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ऐसे तो 4 ही हैं, लेकिन एक और कहीं कहीं आप देखोगे, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है इसमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट इट बेसिकली इट टेल्स द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंस्टेड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन। चाहे वो मैनेजमेंट की तरफ से हो, चाहे वो वर्कर की तरफ से हो, आपको कंटिन्यूसली आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं जैसे सपोज डे 1 में आपने, ठीक है, आपने 1000 यूनिट्स आपने बनाया, ठीक है, डे 2 आया तो आपने 1020 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, डे 3 आया तो आपने 1080 यूनिट्स का प्रोडक्शन आया, डे 4 आया तो फिर आपने 900 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, डे 5 आपने 850 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। ऐसे नहीं, आपको हमेशा जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो हमेशा इंक्रीमेंट की तरफ ले जाना, मीन्स बढ़ते जाए, वो घटे नहीं कभी। तो ये कब होगा, जब आप ग्रेजुअली स्लोली आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्शन को, अपने आउटपुट को आप इंक्रीज़ करते जाओगे, चाहे वो मैनेजमेंट की तरफ से हो, चाहे वो वर्कर की तरफ से हो। ठीक है, अगर वर्कर काम नहीं करेगा तो उसको मैक्सिमम आउटपुट वो नहीं निकाल के दे पाएगा। अगर जो ओनर है कंपनी का, ठीक है, जो मैनेजर है कंपनी का, अगर वो उसको मोटिवेट नहीं करेगा, उसको हर तरह से उसको इमोशनली उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर वर्कर क्या करेगा, काम नहीं कर पाएगा ढंग से, तो इस वजह से उसका आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए दोनों को एकदम प्रॉपर वे में दोनों को
चौकन्ना होना पड़ता है, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो वर्कर हो। ठीक है, चलो लास्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सिलेक्शन एंड, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इसमें क्या कहता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो एकदम पॉसिबल, जो एकदम लास्ट एक्सटेंट तक हो, उस एक्सटेंट तक उनका डेवलपमेंट हो, ताकि कंपनी का क्या हो, हमेशा गुडविल बरकरार रहे। ठीक है, कंपनी के हाईएस्ट प्रॉस्पेरिटी के लिए उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट कैसे होगा, अगर वो अलग अलग मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करेंगे, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, डे बाय डे अगर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। सपोज़ कोई मशीन, न्यू मशीन आई, उस मशीन को वर्कर चलाना ही नहीं जानता है, तो उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसको दिया जाएगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाएगा, ताकि वो प्रॉपर वो मशीन को यूज़ करे और मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल के दे। तो ये कब होगा, जब हम उसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू, साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू जब हम उसका डेवलपमेंट करेंगे तब। ठीक है, चलो ये हमारे क्या थे, ये हमारे 5 हमारे प्रिंसिपल्स थे। रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, लास्ट द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर्स थ्रू साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, सो ये हमारे क्या थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे। टेक्निक्स हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टेक्निक्स में हमारा वही आता है, टाइम स्टडी हो गया, फंक्शनल फोरमैनशिप, प्रोडक्शन फोरमैन, स्टैंडर्डाइजेशन, टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।